हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार। होप कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे और जिन लोगों के अच्छे मार्क्स आए होंगे वो लोग रनिंग की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले की वीडियो में डिस्कस किया था कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है और उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा उन लोगों के लिए जिन लोग जो लोग बहुत अच्छा नहीं स्कोर कर पाएँ, जो लोग लो और एवरेज स्कोर कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि यूपी पीआरबी की तरफ से है ना, दो दो नोटिस निकल चुकी है आपका डीबीपीएसटी और फिजिकल के लिए, है ना। तो डीबीपीएसटी और फिजिकल के एग्ज़ाम को अरेंज करने के लिए आपको दो नोटिस मूव कर रही है और ये आप सब जानते हैं 20,000 लोगों का होगा फर्स्ट फेज़ में। और उसके बाद में देखते हैं कि अगर सीटें खाली रह जाएंगी तो सेकंड फेज़ में भी ये जाएगा, जिसके 95% चांस है। तो ये सब दोस्तों तो पुरानी चीज़ें हैं जो आप चल रही हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे लिए वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है उन लोगों के लिए जो अभी जो है बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जैसा कि आप देखते हैं कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे 150, 155, 152 इस तरीके की मार्कशीट जो है ना, मार्कशीट जो है मार्केट में घूम रही थी और तमाम लोग बोल रहे थे कि पता नहीं ये कैसे मार्क्स लाया गया है। तो वो सब चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर है कि पता नहीं सेकेंड कट ऑफ आएगी कि नहीं आएगी, पता 20,000 में ही ख़त्म हो जाए। तो इन सब चीज़ों में वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, हम इन सब चीज़ों से कैसे निकल सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को कैसे कंटिन्यू रख सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे ब्रॉडली डिस्कस करेंगे और पॉजिटिवली एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारा वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम डिप्रेशन में और टेंशन फ्रस्ट्रेशन में जाने से अपने आप को बचा सकते हैं और या अपने आप को इमोशनली और साइकोलॉजिकली जो है आपको डिप्रेशन से अलग जाने में रोक सकते हैं। मतलब साइकोलॉजी वे में और मेंटल वे में हमको दोनों तरीके से ध्यान देना होगा कि हम अपने आप को बचा पाएँ। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे कि 160 क्वेश्चन का पेपर था, है ना। तो जहाँ तक हम लोग प्रीवियस कट ऑफ और तमाम सारी चीज़ों को डिस्कस किए थे, तो जिन लोगों ने भी 70% से ऊपर स्कोर किया है किस किस कैटेगरी में, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, है ना, जिन लोगों ने 70% से ऊपर स्कोर किया है मीन्स 112, थोड़ा सा और भी नीचे ले सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि 110, 112, यही 110, 112 से जिन लोग भी ऊपर स्कोर किए हैं उन लोगों को फिजिकल की ना आपको अपनी रनिंग की 200% ना तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अचानक से क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, है ना। सडन में जो है ना रनिंग नहीं हो पाएगी। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? तो आपको अभी से क्या है ना अपने फिजिकल के लिए लग जाना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे दो दो नोटिस आ चुकी हैं यूपी पीआरबी की तरफ से कि कमेटियों का गठन किया जाए और जल्दी से जल्दी इन सब की तैयारियां करके और यूपी पीआरबी को रिपोर्ट करें, जिससे कि वो अगला स्टेप ले सके और डीबीपीएसटी फिजिकल के लिए बुला सके। और मोस्ट प्रोबेबली ये 10 to 15 जनवरी तक ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो जिन लोगों के 70% से ऊपर हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, मेल में, उन लोगों को तो एकदम लगे रहना चाहिए कि किसी भी कीमत पे हमारा आएगा तो हमें रनिंग में डिस्क्वालीफाई नहीं होना है, क्योंकि आप रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे ना तो आपको बहुत अफसोस होगा। और दोस्तों ये 4800 मीटर की रेस है ना, 4800 मीटर की रेस है। ये कोई आपको 1600 मीटर का नहीं है। अगर आप बिहार एसआई को देखोगे, है ना, बिहार एसआई में 1600 मीटर था इससे पहले और 6 मिनट में था, तो वो बहुत डिफिकल्ट ज़्यादा था, तो इसलिए उन लोगों ने बढ़ा के उसको 6 मिनट 30 सेकेंड किया। तो आप देखोगे ना 4800 मीटर की रेस इतनी ईजी नहीं होती है, वो भी कितने में, 28 मिनट्स में। ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको इसमें ना एक स्टेमिना की जरूरत होती है, क्योंकि आपको लंबे लगभग आधे घंटे तक आपको दौड़ना पड़ता है लगातार। तो आधे घंटे तक आपके लिए दौड़ना इतना आसान नहीं होगा जितना आसान लोग सोचते हैं। कम से कम आपको जो एकदम डल पड़े हुए हैं, जो नॉन लगाने कभी कोई स्पोर्ट नहीं खेलते हैं या कभी कभी कोई तैयारी नहीं की ऐसी कोई फिजिकल की, तो कम से कम 2 to 3 मंथ्स लगता है। 2 to 3 मंथ्स प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होती है। इसलिए दोस्तों ना जिन लोगों के जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 70% से ऊपर मार्क्स हैं, यानी 110 या 112 क्वेश्चन से ऊपर हैं, उन लोगों को अपना 100% लगाकर अपनी रनिंग की तैयारी करनी चाहिए, जिससे कि अगर आपको डीबीपीएसटी और रनिंग की कॉल आए तो आप रनिंग में डिस्क्वालीफाई नहीं हो, नहीं तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हो जाएगा। अब आगे आते हैं कि जिन लोगों के
65% बन रहे हैं, 60% बन रहे हैं, 104 क्वेश्चन, 96 क्वेश्चन। हाँ, इसमें एक चीज़ और ऐड कर देंगे अदर कैटेगरीज के लिए। तो देखो SC STs के लिए आपको और एक्स सर्विसमैन के लिए अगर आप 60% से ऊपर स्कोर किए हैं तो आपको 90% चांस है। अगर आपने 65% से ऊपर स्कोर किया ना 104 क्वेश्चन, तो आपके पास अच्छे खासे चांस है कि आपको फर्स्ट लिस्ट में ही DBPST की कॉल आ जानी चाहिए। और गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के लिए आपको अगर आपने आपको 65%, इवन मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपने 60% से भी ऊपर है ना गर्ल्स में, चाहे वो किसी भी कैटेगरी हो, एनी कैटेगरी की, अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपने 60% से ऊपर यानी 96 क्वेश्चन से ऊपर अगर आपने सही किया है, आपके अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं रॉ मार्क्स, तो आपको फिजिकल में एकदम जी जान से लग जाना चाहिए, ताकि आपको रनिंग का अगर आपको मौका मिले तो आप उसको ना खोएं। अब कुछ लोग कहेंगे कि चलो ठीक है नॉर्मलाइजेशन का क्या होगा, है ना। तो देखो दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन का अभी से हम क्यों लेके बैठे हैं, देखो हमें ये बहुत लंबे फेज में है ना, लॉन्ग फेज में एग्जाम हुआ है, इतने सारे लोग हैं ना, अप्रॉक्स 7 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो एग्जैक्टली आपको कितना असर पड़ेगा ये तो अभी कोई ऐसे बता नहीं सकता, वो कैलकुलेट होने के बाद ही होगा। लेकिन अगर हम मान के चलें कि अप्रॉक्स आपको कहेंगे लोग 15 मार्क्स का हो जाएगा, है ना। तो 15 मार्क्स में कितना हो जाएगा, कितना असर पड़ेगा। अगर हम 5 क्वेश्चन लेते हैं तो वो 12 मार्क्स का हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2.5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन था। तो 5 क्वेश्चन लेंगे तो आपको 12.5 मार्क्स का हो जाएगा, है ना। तो आप ये देखेंगे कि अगर हम मैक्सिमम कितना लेके चल सकते हैं, अगर हम 15 मार्क्स भी लेके चले ना तो 5 to 6 क्वेश्चन ही असर होने वाले हैं, इससे ज़्यादा आपके चेंजेस नहीं होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपके 104 क्वेश्चन है और आप अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा खेल करेगा, हम नहीं दौड़ेंगे, पता नहीं मेरा और ज़्यादा घट जाएगा, तो यार आपके 6 क्वेश्चन बढ़ भी तो सकते हैं ना। अगर आपके 6 क्वेश्चन बढ़ गए हैं तो फिर आप रेस में आ जाएंगे। लेकिन अब ये कोई कहेगा कि यार मेरे 110 क्वेश्चन है, मुझे नहीं दौड़ना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है ना कि आपके घट ही जाएंगे, हो सकता है आपके 2 ही क्वेश्चन घटे। ये मैक्सिमम वैल्यू है कि ±5 to 6 क्वेश्चन जो है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसके ऊपर के लोगों को दौड़ स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं उन उन पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं बन रहे हैं, ठीक है, क्या हो रहा है, बहुत अच्छे नहीं बन रहे हैं, अगर हमारे पास 90 to 96 क्वेश्चन है, मीन्स अप्रॉक्स हमने 60% से भी कम स्कोर किया है, और हम इसका आपको 60% देखें तो 60% होता है क्या, 96 क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी को कि इससे ज़्यादा नीचे नहीं आ सकता, बट मेरा जो कैलकुलेशन है, जितना हम लोगों ने देखा है सारे एग्ज़ाम्स को, इससे लेकर के ये पता चलता है कि आपका 60% से कम फर्स्ट लिस्ट में जाना अप्रॉक्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपने बहुत सारा रिजल्ट भी देखा होगा कैसे आ रहे होंगे। तो आपको इतना मानना चाहिए कि 60% से, है ना, 60% से ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, कितना, DBPST का, है ना, फर्स्ट लिस्ट में 60% से ऊपर जाना ही जाना है। तो 60% से ऊपर जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि हमें इससे नीचे आने का चांस फर्स्ट लिस्ट में बहुत है, हमें सेकंड लिस्ट और इन सब चीज़ों का वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे इसको टैकल करें और कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखें। किस केस में, अगर हमारे दोस्तों 160 में से 96 क्वेश्चन भी नहीं बन रहे हैं, अगर हम 90 पे हैं, है ना, 85 पे हैं, 85 क्वेश्चन पे हैं, 80 क्वेश्चंस पे हैं, तो हमारी आगे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो क्या हमें एकदम से वेट करना चाहिए या एकदम से छोड़ देना चाहिए। तो देखो दोस्तों, आप सब ऐसा जानते हैं कि आपको रनिंग जो है ना, अगर आपने बिहार ऐसा ही भरा हो, यूपी पुलिस, है ना, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल, CAPF, SSC CPO SI, मीन्स क्या है ना कि अगर आप फोर्स लाइन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको रनिंग और फिजिकल जो है ना, ये आपको कॉन्टिन्यूस वर्क करना चाहिए। कॉन्टिन्यूस वर्क करके आपको अपना फाइनल कर लेना चाहिए, है ना।
तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अगर आपके इतने मार्क्स भी बन रहे हैं ना, 85 क्वेश्चन ही बन रहे हैं, 80 क्वेश्चन, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको रनिंग और फिजिकल करनी चाहिए। रनिंग और फिजिकल जो है ना, फिजिकल करनी चाहिए। क्यों कि ठीक है, अच्छा हम मानते हैं कि चलो देखो अभी अगर आपके पास नहीं आएगा, अगर आपके पास मौका नहीं मिलता है, क्या पता अभी 2 या 3 महीने में फर्स्ट प्रोसेस खत्म हो जाए, सेकंड लिस्ट आए, सेकंड लिस्ट के बाद में हो सकता है थर्ड लिस्ट भी आए, तो क्या हम एकदम से छोड़ नहीं देंगे ना। तो आपको रनिंग और फिजिकल की प्रिपरेशन करके रखिएगा, रनिंग रेडी करके रखिएगा, तो आपको आगे भी चांस मिल सकते हैं। अगर आपने इन सारे एग्जाम्स में पार्टिसिपेट किया होगा, या फिर ये आगे अगर एग्जाम्स होंगे तो अगर आप भरते हैं तो भी आपको आपकी अगर रनिंग फाइनल रहेगी, तो आपको अगर रनिंग से प्रॉब्लम नहीं होगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आप कभी भी अगर रिटर्न क्वालिफाई कर पाएंगे, तो जैसे ही रिटर्न क्वालिफाई हुआ आपका, है ना, तो इसका मतलब आपके पास इतनी कैपेसिटी हो जाएगी कि आप फिजिकल जो है ना, फिजिकल क्लियर हो जाएगा और सीधे आपको एक जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आप अभी डल बैठ गए और आपने रनिंग नहीं किया, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर आप फिजिकल में फेल कर जाओगे, फेल हो जाएगा। देखो विदाउट ना 3 मंथ्स की प्रॉपर ट्रेनिंग के आप इसको क्वालिफाई नहीं कर सकते, इतना आसान नहीं होता है। जो लोग डेली स्पोर्ट्स खेलते रहते हैं, क्रिकेट विकेट में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, और भी सारे दूसरी एक्टिविटीज़ में जिम वूम करते रहते हैं, उन लोगों के लिए आसान होता है। बट जो लोग एकदम अच्छे से बैठ के पढ़ ही रहे हैं, वो उन लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आपके लो स्कोर भी हैं और अगर आपको कंपटीशन में कंटिन्यू रखना है, आप जॉब नहीं करने जा रहे हो, आपको फर्दर एग्जाम्स देने हैं, आप किस तरीके से मैनेज कर पा रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, रनिंग और फिजिकल ये करते रहना चाहिए। आपको ध्यान से सुनना चाहिए, स्किप करने से प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फिर आपको सभी एस्पेक्ट समझ में नहीं आएंगे। तो अगर आपके कम भी क्वेश्चन है ना, कितने भी कम क्वेश्चन है, अगर 80 क्वेश्चन है उससे भी कम है, तो भी आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, रनिंग करनी चाहिए। रनिंग को स्किप मत करिए, रनिंग और फिजिकल करके अपनी उस पॉइंट को मेंटेन करके रखिए, ताकि अगर कभी आप रिटर्न निकालें तो आप क्वालिफाई हो सके। तो दोस्तों अब हम आते हैं ना एक रियलिटी को समझते हैं, कि हमें लगता है कि चीज़ें इतनी आसान है, बट कभी कभी क्या होता है कि हम यूट्यूब पे देखते हैं कि जो लोग बहुत हाईली क्वालिफाइड हो गए हैं, या फिर अगर कोई यूपीएससी टॉप कर दिया है ना, यूपीपीएससी टॉप कर दिया, तो क्या चार्मिंग वीडियोस हम देखते हैं, फिर हमें लगता है यार कि ये हमसे नहीं हो रहा है, या फिर हम एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो हमसे कुछ हो ही नहीं रहा है, हम इतने छोटे छोटे एग्ज़ाम्स भी नहीं निकाल पाते हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हम बेकार हैं, छोड़ देना चाहिए। अब जैसे यही एग्ज़ाम है, मैं मानता हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि 110 वाले का ना हो, या 104 वाले का भी 104 तक भी आए, 104 वाले का भी हो जाए, और 110 तक भी हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि 112 पे ही कट ऑफ ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस की ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों देखो, इसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटी रहती है। तो अनसर्टेनिटी रहने का मतलब ये है कि हमें जो है इस बात के ऊपर फोकस करके हमेशा रखना चाहिए कि जो कंपटीशन की दुनिया है ना, कंपटीशन की दुनिया है ना, वो बहुत अनसर्टेन है, कि मीन्स कभी आपके रिजल्ट्स बहुत जल्दी आ जाएंगे, कोई आया उसने वेल स्ट्रेटजी अपनाई और 1 साल में ही निकाल के लेके चला गया। तो ये हमें ये समझना चाहिए कि कंपटीशन की दुनिया बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन है, और अगर हम हार्ड वर्क करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम हार्ड वर्क करते हैं फिर भी हमें रिजल्ट मिलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो दोस्तों इसको हम समझने से पहले कि मैंने ये क्लासिफिकेशन किया है कि ये मैक्सिमम जो होगा कैटेगरीज, मतलब कितने टाइप के स्टूडेंट्स ने यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया होगा, है ना, यूपीएसआई का। तो इस बेसिस पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कट ऑफ में कुछ फ़र्क पड़ सकता है, और ये कोशिश करने की समझने की कोशिश करेंगे, वे फॉरवर्ड निकालने की कोशिश करेंगे कि आखिर अगर हम किस कैटेगरी में आते हैं तो हमारे वे आगे का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होंगे जो यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी और इन सब का अच्छे से सीरियस एस्पायरेंट्स होंगे, इसका अच्छे से सीरियस प्रिपरेशन करते होंगे। ये एलीट वर्ग है ना, इसका कभी इसने मेंस, इंटरव्यू, इस सब स्टेज पे गए होंगे, बट उनको लगा होगा कि यार चलो अभी फाइनल नहीं हुआ है तो यूपी में एसआई की एक अच्छी जॉब है तो इसका फॉर्म भर देते हैं। तो देखो दोस्तों, ये लोग उतने ना एसआई के और इन सब एग्जाम्स के लिए ये लोग उतने सीरियस नहीं होते हैं। ये लोग इसमें सिर्फ तभी आते हैं जब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा होता है। तो ये लोग फिजिकल उजिकल पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे लोग अगर हाई भी स्कोर किए होंगे ना, तो इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फिजिकल को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये लोग घटाएंगे आपको, उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं देंगे किसमें, फिजिकल में। तो ये लोग तो आपको फिर जैसे ही अगर ओवर हुआ नहीं हुआ तो फिर ये लोग अपने काम पे लग जाएंगे, क्योंकि कभी ना कभी ये हायर वर्ग में सेटल हो जाएंगे, आपका ग्रुप ए ग्रुप बी का जॉब निकालेंगे। अब एक हमारे पास है कि यूपी ट्रिपल एस सी से रिलेटेड हुए 1J एग्जाम्स या बीपी ट्रिपल एस सी, आर इन सब चीज़ की तैयारी करने वाले लोग हैं।
तो और एक हमारे पास क्या है, एक है एसएससी बैंक रेलवे, इससे जुड़े हुए पार्टिकुलर इसी फील्ड के लोग हैं जो इसकी प्रिपरेशन करते रहते थे, बट वो एसआई का एग्जाम सिर्फ इसलिए दे दिए यूपीएसआई का, क्योंकि उसमें क्या था, हिंदी एक्स्ट्रा था, है ना, 1 महीने में पढ़ के दे दिए। और ऐसे लोग हैं जो पार्टिकुलर फोर्स की यानी सीएपीएफ, एनडीए, सीडीएस और पुलिस, एसआई, इन सब चीज़ों की एग्जाम करते हैं। और कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जो एक्स सर्विस मैन होंगे, उन लोगों ने एग्जाम दिया होगा। मुझे लगता है कि ब्रॉडली हम लोगों ने इस चीज़ को कवर कर लिया है कि कितने टाइप के एक्सपायरेंट्स हैं और फिर हमें क्या करना चाहिए। तो देखो दोस्तों, हम आगे आते हैं, आगे लेके चलता हूँ आप लोगों को। तो देखो, अब हम इसको एक बार फिर से लिखते हैं। तो देखो, यूपीएससी होगा, यूपीपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी। इसका ये इससे जो जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं वो लोग तो बहुत ही एलीट वर्ग है और वो लोग आराम से फिर अपनी प्रिपरेशन में लग जाएंगे और रूटीन साइकिल में आ जाएंगे। इसमें पीटी मेंस, इंटरव्यू, इसमें बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग, मेडिकल और दूसरे सारे एमबीए, एलीट वर्क से आए रहते हैं जिनके पास ऑलरेडी ऐसी डिग्री है जिसके ऊपर वो जॉब करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं, तो फिर वो अपने रूटीन वर्क में लग जाएंगे। अब हमारे पास बचते हैं यूपी ट्रिपल एस सी, आर ओ वनडे और एसएससी बैंक रेलवे फोर्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन। तो दोस्तों, हम लोगों को क्या करना चाहिए कि जो आपको यूपी ट्रिपल एस सी के हैं, तो देखो दोस्तों, भले ही लेट हो रहा है बट अगर आपने पेट में, है ना, अगर आपके पेट में 60% से ऊपर हैं तो आपको 95% चांस है कि ये लेखपाल लिखने को मिलेगा, आपको लेखपाल का मेंस देने को मिलेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, जो ये यूपी ट्रिपल एस सी वाले और आर लोग, उनको भाग के इसको पकड़ना चाहिए, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा जल्दी क्लियर हो सकता है। और ये लोग एनटीपीसी फेज़ 2 में जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं वो उसकी भी तैयारी कर सकते हैं, और यूपीएसआई की भी आगे आने वाली जो वैकेंसी है उसकी भी तैयारी करते रहें। आपने यूकेपीएससी और बीपीएससी, अगर एमपीपीएससी का इसका भी फॉर्म भर रखा है तो आप इसके पेपर को दें, है ना, आपको एग्ज़ाम देने चाहिए। आप भले ही इसका सीरियस प्रिपरेशन नहीं करते हैं, जैसे यूकेपीएससी में ऑप्शनल में ऐसा कुछ खास नहीं होता है, मेंस में भी आपको आप थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो आप लिख सकते हैं, बीपीएससी में भी वही सिचुएशन है ना। एमपीपीएससी और यूपीपीएससी में थोड़ा कंपटीशन टफ है, बट बीपीएससी और यूकेपीएससी को आप चाहें तो थोड़ा सा हार्डवर्क करके क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें जाना चाहिए। एसएससी बैंक रेलवे वाले हैं तो इनके लिए एनटीपीसी फेज़ 2 आ ही रहा है ना। अगर कोविड नहीं रहा दोस्तों तो एनटीपीसी फेज़ 2 होगा, तो आप उन्हें तैयारी में लग जाएं। अगर आप फोर्स की तैयारी करते हैं तो आपको फोर्स की तैयारी करते रहनी चाहिए, कब तक, जब तक कि जॉब नहीं मिल जाए, और रनिंग करते रहना चाहिए। और आप एक्स सर्विस मैन हैं और अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो आपको अदर्स जॉब पे भी फोकस करना चाहिए जिसमें इसका रिजर्वेशन रहता है ना, जिससे आप जल्दी से कोई जॉब पकड़ पाएँ, ठीक है दोस्तों। तो ये वे फॉरवर्ड हो गया कि हम लोगों को, अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपको अपने आगे के एग्ज़ाम्स देख करके, और आपको साथ साथ में क्या करते रहना चाहिए, आपको, आप किसी भी आते हैं, अगर आप इस वर्ग में नहीं आते हैं, है ना, अगर आप यहाँ पे नहीं है, अगर आप यहाँ पे नहीं है, अगर आप इन तीनों चारों में हैं, तो आपको हमेशा अपनी रनिंग और प्लस फिजिकल पे फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको कभी भी मौका मिल सकता है, और जैसे ही आप रिटर्न निकालेंगे और अगर आप रनिंग नहीं निकाल पाए तो आप फेल कर जाएंगे। तो आपका जैसे ही रिटर्न हुआ है ना, तो आपका फिजिकल क्लियर होगा, आपको एक जॉब हो जाएगी। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको जो है ना मिस नहीं करना चाहिए, हमेशा रनिंग करते रहना चाहिए। अब दोस्तों, हम एक चीज़ को और डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई में जिन लोगों ने 80 क्वेश्चन यानी आपको, या फिर 90 क्वेश्चन स्कोर किया है, मीन्स 160 क्वेश्चन में से वो उन लोगों ने आपको 50%, है ना, या आपको 55% स्कोर किया है, क्या वाकई वो लोग कमज़ोर हैं?
तो देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो लोग वीक हैं। और इस स्टेटमेंट के सपोर्ट में मैं आपको एक डेटा रखना चाहता हूँ। तो देखो दोस्तों, अगर हम सिर्फ यूपी की बात करें तो हमारे पास 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने? 75 डिस्ट्रिक्ट। चलो कैलकुलेशन के लिए हम इसको थोड़ा और कम कर लेते हैं, 70 मान लेते हैं, है ना। 70 क्या हो गए? डिस्ट्रिक्ट हो गए। अब दोस्तों, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम आपको 10 जो है ना वो अच्छे स्कूल होंगे। ये कम है ना, ये मिनिमम मैं मान के चल रहा हूँ, है ना। और एक स्कूल में आप लोग देखते होंगे कि आपको 10th 11th और 12th मिला के कम से कम 30 बच्चे ऐसे होंगे, 30 स्टूडेंट, है ना, जिनको पढ़ने में अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, ये आप पर ईयर पे जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि ये आपका 21 1 2 3 यानी 21,000 आपको कम से कम पर ईयर जो है ब्राइट स्टूडेंट मिलते हैं। तो दोस्तों, ये मिनिमम मैंने रखा है, ये मिनिमम वैल्यू है ना। तो अब देखो दोस्तों, आप देखेंगे कि ये सब यूपीएसआई या फिर यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीएसआई, है ना, यूपी ट्रिपल एस सी, या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जॉब्स हैं, उसमें एज लिमिट क्या रहती है? आपको 21 to 30 इतनी मिनिमम तो रहती है ना। एसएससी वगैरह में 27 है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि 10 ईयर्स का जो है 10 ईयर्स का रहता है। तो इसको बस समझाने का बस इतना ही मतलब है दोस्तों कि हमेशा जो है ना 2,10,000 लोग, 2 लाख, है ना, 2 लाख के अप्रॉक्स सीरियस एस्पायरेंट होते हैं, इसमें मैं मान लूँ कि 1 लाख जो है ना, 1 लाख मेडिकल, इंजीनियरिंग, अदर्स में चले गए, तब भी आपके जो है ना 1 लाख जनरल कंपटीशन के सीरियस कैंडिडेट होते हैं। मीन्स आपको कितना भी कम मिलेगा तो कम से कम 1 से 1.5 लाख लोग। ये दोस्तों मैंने मिनिमम कैलकुलेशन किया है, आप खुद भी देख सकते हैं कि हर एक स्कूल में 30 ही बच्चे नहीं होंगे। आप 10th 11th 12th को कैलकुलेट करेंगे तो उससे ज़्यादा ही बच्चे होंगे। कुछ बच्चे शुरू में पढ़ने में उतने अच्छे नहीं होते, लेकिन ग्रेजुएशन और उसके बाद में कॉम्पिटिशन में अच्छा फाइट करते हैं। तो ये मिनिमम अगर मैं जाऊँ तब भी आपको हमेशा जो है ना, आपको 1 लाख जो है, 1 लाख से 1 से 1 to 1.5 लाख सीरियस एस्पायरेंट्स होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अच्छा भी नहीं स्कोर कर पा रहे हैं तो आपको डिमोरलाइज नहीं होना है ना, डिमोरलाइज नहीं होना है, अपना मोटिवेशन बना के रखना है, मोटिवेशन मेंटेन करके रखना है। क्यों? क्योंकि आप बेस्ट ऑफ बेस्ट में फाइट कर रहे हैं, है ना, फाइट बिटवीन बेस्ट ऑफ बेस्ट। तो आपको जब तक एक जॉब नहीं निकल जाए तब तक आपको अपना मोटिवेशन बना के रखना है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा इस पूल में, है ना, ये स्टूडेंट है या एम्प्लॉय है, ये आपका एस्पायरेंट्स का एक पूल है और ये जॉब है ना। तो दोस्तों, जब तक आपका, तो हमेशा इसमें ना 2 लाख के करीब स्टूडेंट्स रहते हैं। कुछ लोग ऐड होंगे, कुछ निकल जाएंगे। तो देखो, कुछ लोग होता है ना 1 ईयर में ही निकल जाते हैं, कुछ लोगों को 2 ईयर्स लगता है, कुछ लोगों को और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है ना। जो हमेशा हमें यूट्यूब पे चार्मिंग दिखता है, एक्चुअली में वैसा नहीं होता है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि मैंने 6 मंथ्स में यूपीएससी क्लियर कर दिया। अरे यार, कैसे हो सकता है ना। यूपीएससी उन लोगों ने क्लियर कर दिया, आप खुद देखो, आप एटलीस्ट 1 ईयर आपको प्रिपरेशन में करने में लगेगा, है ना। और 1 ईयर का एग्जाम साइकिल होता है, आप खुद देख लो, पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू प्लस फाइनल रिजल्ट। तो इसमें ना कम से कम 1 साल का समय लगता है। अब देखो, 1 साल प्रिपरेशन भी किया तो कितना हो गया? मिनिमम 2 ईयर्स का हो जाता है। और अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा? मिनिमम 3 ईयर्स का हो जाएगा,
हमें बहुत जल्दी क्या है ना, होप लूज़ नहीं करना है। आपको अपनी प्रिपरेशन तेज रखनी है। आपको बस ये सोचनी है कि अगर आप स्टूडेंट थे, एम्प्लॉय थे, आपने जॉब लीव कर दिया है, आप एस्पायरेंट्स के पूल में आ गए हैं, तो आपको प्रयास करते रहना होगा इसमें से निकलने के लिए। और तब तक प्रयास करता रहना होगा जब तक आपको एक जॉब ना हो जाए, आपकी पीडीएफ में लिस्ट में नाम ना आ जाए, आप ज्वाइन ना कर लें, तब तक आपको प्रयास करता रहना होगा, करते रहना होगा। अब जैसे यूपीएसआई हो गया, बिहार एसआई हो गया, और भी सारे एग्ज़ाम्स हो गए हैं, तो ये कोर्ट में भी जा सकते हैं, है ना। टाइम साइकिल लंबा होता है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि आप एक ही एग्ज़ाम पे यूपीएसआई हो पे ही एकदम बैठे रहें कि नहीं यार मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। आप यार देख सकते होंगे 2017 वालों का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आई है, तो हो सकता है कि आगे बहुत लेट हो। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको हार्ड वर्क करते रहना चाहिए और अपने आप को मोटिवेटेड रखना चाहिए। कब तक? जब तक कि आप इस पूल से बाहर ना आ जाएं, आपकी एक जॉब हो जाएगी, सिचुएशन अच्छी हो जाएंगी, और तब तक आपको अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे से टैकल करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आप लोगों के लिए कुछ अच्छी बातें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपना व्यू दें। और आप लोगों को विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2022। और होपफुली आप जिस भी मुकाम में लगे हों इसको 2022 में हासिल करें और एक अच्छी ज़िंदगी बिताएं फ्यूचर में। सो आप लोगों का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपके कोई और क्वेरीज या कुछ किसी और टॉपिक या वीडियोज़ चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मुझे खुशी होगी उस पर वीडियोज़ बनाने में और लाने में, और कुछ डाउट या ऐसी चीज़ें क्लियर करने में जिसको हम मिलकर क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।